हाँ जी बेटा जी, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ही प्यारा चैप्टर। कोई बड़ा सा बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन दे देते एडजस्टमेंट्स के साथ। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें पूछी। ए होल्ड 75% इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। तो ए इज द होल्डिंग कंपनी, बी इज सब्सिडरी। ठीक है ना सर? बी सब्सिडरी होगी, ए होल्डिंग हो गई। ठीक है, ये तो बात सही है। ए लिमिटेड परचेजेस, होल्डिंग ने खरीदा, ध्यान रखनी है। A Limited purchases inventory costing 150 लाख फ्रॉम B एट ए प्राइस ऑफ 200 लाख। अब उसने 150 लाख की इन्वेंटरी B से 200 लाख में खरीदी। सर थोड़ा सा बना लीजिए इसे। ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी सामान बेच रही है 150 लाख वाला होल्डिंग को, कितने में? 200 लाख में। सर कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? सर अपस्ट्रीम। सब्सिडरी होल्डिंग को बेचेगी तो अपस्ट्रीम, होल्डिंग सब्सिडरी को बेचेगा तो डाउनस्ट्रीम। अब अगर ये अनसोल्ड रह गया कंसोलिडेशन के वक्त, या इसका कुछ हिस्सा भी अनसोल्ड रह गया, तो बेटा आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको अनलाइज प्रॉफिट की एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। प्रॉफिट तो यहाँ अच्छा खासा हो गया। ठीक है सर, बने रहिए, पढ़ते हैं। द अंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड विद ए लिमिटेड एट द फाइनेंशियल ईयर एंड। ओहो, अच्छा, सारा ही पड़ा है। Suggest the accounting treatment for this transaction in consolidated financial statement of A, obvious holding, giving reference to the relevant accounting standard. Accounting standard is AS 21। सर जितना आपने करना है ना, कर तो आपने ठीक देना है, पर जो इसने पीछे पैराग्राफ ठोका भाई, बंदा हैरान हो जाता देख के। अब सर देखो, इसमें हमें पता होता है कि सर इसमें टोटल 50 लाख का अनलाइज प्रॉफिट है, अगर सारा अनसोल्ड है। ठीक है ना? 150 वाला माल 200 में गया, 50 लाख का। अब जब ये अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होती है, तो ये प्रॉफिट किसके पास आया हुआ है? सर सब्सिडरी के पास। अब सब्सिडरी के प्रॉफिट का क्या होता है? सर उसका 75% चला गया होगा होल्डिंग को, बाकी आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसे कई नालायक पार्टियां एमआई को मुंबई इंडियंस भी कहती हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, 25% उसे गया होगा। ऐसे ही होता है ना, सब्सिडरी के प्रॉफिट के हिस्से हो जाते हैं। तो जो स्टॉक रिजर्व है उसके भी हिस्से करने पड़ेंगे। जो होल्डिंग पी एंड एल है, जो कंसोलिडेटेड हम बनाते हैं, 50 लाख का 75% स्टॉक रिजर्व वहां से माइनस होगा। ठीक है? और जो आपकी एमआई है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें से इतना माइनस होगा। ये ट्रीटमेंट है सर, किया हुआ हमने। कईयों को तो नोट नंबर याद होते हैं कि फलाने नोट में से इतना, फलाने नोट में से इतना। और अगर होल्डिंग ने बेचा हो, अगर होल्डिंग ने बेचा हो सब्सिडरी को, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो, फिर सिर्फ होल्डिंग के पी एंड एल में से माइनस होता। तो इसको चलो आप थोड़ा पॉलिश करके अच्छा लिख दोगे, पर बेटा क्या हम इतना लिख देंगे जितना भाई साहब लिख गए हैं? सर भाई साहब क्या लिख गए बताइए? सर भाई साहब बहुत ज्यादा लिख गए हैं। सर पढ़ा देते हैं, इसी बहाने आपका रिवीजन और हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्टफुल हो जाएंगे आप, और क्या है। आओ सर आओ, पढ़ो पढ़ो, जरूर पढ़ो। एज पर दी पैरा प्रोविजन ऑफ AS 21, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज एंड इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग अनलाइज प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड इन फुल। अनलाइज लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड अनलेस द कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। क्योंकि हमने ज्यादातर इस चैप्टर में प्रॉफिट होता देखा, अगर लॉस हो जाए तो उसको भी एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। मतलब जैसे एक एग्जांपल के लिए, लॉस के लिए एग्जांपल ले लो ना सर। जैसे 100 लाख की चीज सब्सिडरी होल्डिंग को बेच दे 80 लाख में, तो कितना लॉस हो गया सर? 20 लाख। अनलाइज लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटर, आगे नहीं बिका, अनलाइज है, शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। इसको भी एलिमिनेट करना होता है। इसका एलिमिनेशन का ढंग अलग होता है। ये प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, स्टॉक की वैल्यू को भी बढ़ाएगा। वो प्रॉफिट्स को कम करता है, स्टॉक की वैल्यू को भी कम करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है। पर सर इसमें एक अनलेस लिखा हुआ, अनलेस भाई कह रहे हैं कि बेटा लॉस को एलिमिनेट करना है, पहली बात है करना है। अगर उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती तो ना करो। मतलब इफ इट इज प्रूव्ड कि जो माल 100 लाख की कॉस्ट रखता है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को 80 लाख का दे दिया, वो कहीं भी बेच लेते, 80 लाख का ही बिकना था, कहीं से भी कॉस्ट रिकवर नहीं होनी थी। देन सर अकाउंट्स के गोल्डन प्रिंसिपल भी यही कहेंगे कि ये लॉस को आप मान लीजिए। सर पर इंस्टीट्यूट क्या करता है, फाइनल वगैरह में पॉइंट बहुत बार आया हुआ, अगर लॉस वाला क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो इंस्टीट्यूट अजम्पशन यही लेता है, कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड, लॉस की एलिमिनेशन करके आनी है आपने। और सुनते जाइए। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग सेल, एक्सपेंस, डिविडेंड आर एलिमिनेटेड इन फुल। सर क्या क्या लिखी जा रहे हो? ठीक है, बातें तो ठीक है, बट इतना बच्चा कहाँ लिख लेगा ना। अनलाइज प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, अब आया थोड़ा मतलब का, दैट आर इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स सच एज इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट आर एलिमिनेटेड इन फुल। ठीक है।
Unrealized losses from intra-group transaction are deducted in arriving the carrying amount are also eliminated unless cost cannot be recovered. ये तो ऊपर भी लिख दिया था. फिर कहता है आपको ये भी चेक करना है. वन ऑल्सो नीड टू सी वेदर द इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन इज अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम होता है सब्सिडरी टू होल्डिंग, और डाउनस्ट्रीम होल्डिंग टू सब्सिडरी. अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन इन विच सब्सिडरी कंपनी सेल्स टू दी होल्डिंग, नीचे से ऊपर अपस्ट्रीम. वाइल द डाउनस्ट्रीम इज अ ट्रांजेक्शन जहां होल्डिंग इज द सेलर, सब्सिडरी इज द बायर. ठीक है सर. अब सर ये पूरी राम कहानी लिखी जाएगी कि अपस्ट्रीम में कैसे एलिमिनेशन होती है, डाउनस्ट्रीम में कैसे होती है. फिर जो आप इतनी देर से बना के बैठे हैं वो तो कहीं यहां शुरू होता है सर, वो तो कहीं यहां शुरू होता है सर. इतना तो हम सच में नहीं लिख पाएंगे, पर अब हमें अक्ल आ जाएगी अगर सवाल आ गया. पहले वाले यार देखो, ये पैरा तो ठोक ही देना ना, ये इतना तो आप आराम से ठोक के लिख दोगे, ये इतना तो कि कैसे करना होता. फिर थोड़ा अपस्ट्रीम पे भी इंग्लिश लगा ही देना. इन केस ऑफ अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, सिंस गुड्स आर सोल्ड बाय सब्सिडरी टू द होल्डिंग. ठीक है, अपस्ट्रीम में प्रॉफिट इज मेड बाय सब्सिडरी, सब्सिडरी ने कमाया, जो अल्टीमेटली शेयर हो गया होल्डिंग और माइनॉरिटी में. सारी कहानी मैंने ऐसे ही चलाई थी तुम्हें कि ये वाला प्रॉफिट ऐसे ऐसे दोनों के पास चला गया. ठीक है सर. इन सच अ ट्रांजेक्शन अगर गुड्स अनसोल्ड रह गए तो अनरियलाइज प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम माइनॉरिटी एज वेल एज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग. ठीक है जी. बिसाइड डिडक्टिंग द सेम फ्रॉम इन्वेंट्री. ऑब्वियस है, अब जब आप इसकी बुक्स में बैलेंस शीट में जाओगे तो 200 लाख की इन्वेंट्री वहां पड़ी है, उसमें से तो 50 लाख माइनस होना ही होना है सर. वो तो अकाउंट्स है ना. एसेट रिड्यूस कर रहे हो तो साथ में रिजर्व्स, प्रॉफिट्स वो भी तो रिड्यूस होंगे ना. ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है. अब क्या कहता है सर, ये हो गया अपस्ट्रीम का बंदोबस्त. डाउनस्ट्रीम में क्या कहता है, इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होल प्रॉफिट कमाया किसने, होल्डिंग ने, इसलिए होल प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड कंसोलिडेटेड P&L ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ द शेयर हेल्ड. कहता है सिर्फ कंसोलिडेटेड P&L में से करना है, जितने मर्जी शेयर आप ओन कर रहे हो वो नहीं देखा जाएगा. इतना ज्यादा लॉ एएस समझा के अब भाई साहब आ रहे हैं, कह रहे बेटा अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. चलो कर लो सर. द केस गिवन इन द क्वेश्चन इज अ केस ऑफ अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन. कहता है ये अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का केस है क्योंकि सब्सिडरी ने गुड्स होल्डिंग को बेचे. इन द कंसोलिडेटेड P&L फॉर द ईयर एंडेड entire transaction of sale purchase of 2 lakh each would be eliminated. देखो सर कितने आगे तक जा रहे हैं भाई साहब. कह रहे हैं बेटा जो आपका P&L बनेगा उसमें 200 लाख परचेज में से उड़ेगा, 200 लाख सेल में से उड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी के लिए सेल है, एक कंपनी के लिए परचेज है. अच्छी बात बता रहे हैं. हाँ जी सर बता रहे हैं. फर्दर अनलाइज प्रॉफिट ऑफ 50 लाख वुड बी एलिमिनेटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया. अब सर प्रॉफिट कहाँ कहाँ से कितना कितना करना वो कर दो ना, बच्चे ने इतनी देर से बना के रखा हुआ है. इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ए लिमिटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी लिमिटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस मच 75%, और माइनॉरिटी शेयर जो है वो इतना रिड्यूस होगा. बहुत ही फॉर्मल और टॉप क्लास आंसर है. बच्चे ने ये बना के आना है तो भैया थोड़ा देख लेना, अच्छे से कर लेना. मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाले. फिर सर इसमें और भी कुछ है, होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन बड़ा लग रहा था ये. हाँ जी सर, एक ऐसी बेकार सा बी पार्ट है, वो बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग तो. बाकी जैसे आप समझें भाई, आपकी अपनी इच्छा. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन इन ईच केस. बहुत ज्यादा आसान है. कहता है आपको MI निकालने हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे और डेट ऑफ कंसोलिडेशन. सारे केस सेपरेट है. पहले एक देख लो. केस है सब्सिडरी कंपनी है X, परसेंटेज ऑफ शेयर ओन्ड 90%, कॉस्ट 2 लाख. देखो जो आपसे पूछा वो MI पूछा, गुडविल ना निकालने बैठ जाना. रेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल इतनी है, P&L इतना है, इन दोनों को जोड़ के 10% कर देंगे, काम बन जाएगा. ठीक है ना. फिर क्या हुआ, यहां से यहां जाते जाते, यहां से यहां जाते जाते 10,000 रुपये प्रॉफिट और आ गया. सर वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, उस 10,000 का 10% जोड़ दो. समझ रहे हो कि नहीं, पहले वाले में सीधा आ जाएगा. बाकी प्रेजेंटेशन इसकी एक केस की तसल्ली से देख लो बेटा जी, बाकी तो फिर टाइम पास ही तुम ही करोगे. इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज. कहता है ये रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, एसेट ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी. जब इंडेस पढ़ोगे तो रेजिडुअल इंटरेस्ट ये वो वर्ड्स बड़े यूज टू हो जाओगे. इट इज इक्वल टू द शेयर कैपिटल प्लस P&L.
कहता है ए में मैंने लिखा है शेयर कैपिटल इस दिन की, बी पॉइंट में मैंने पी एंड एल इस दिन का लिखा। मैंने कहा था इसने थोड़ा स्टाइल मारना है, वो आप देख लो। सी में कहता है जी मैंने शेयर कैपिटल इस दिन की लिखी है, डी में मैंने पी एंड एल इस दिन का लिखा है। ठीक है जी। तो भाई अब बेटा करा क्या है आपने, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है। आप ये देखो, आपको जिस दिन एक्वायर किया उस दिन का समझ आ गया, 2,25,000, उसका 10% MI आ गया, यस सर आ गया, कितना बनेगा 22,500। अब अगर हम ज्यादा कैपिटल रेवेन्यू इसकी सजावट में ना भी जाएं तो बस ये वाला पी एंड एल ले लो इसके साथ। अब 10,000 बढ़ के वो उसी के अंदर आ जाएगा ना, तो 1.5 लाख कैपिटल और 85,000 ये। अब अगर आपको 31/12 को कोई MI पूछ रहा है तो इसका 10% है, यही वो कर रहा, तो सर इट विल बी 23,500। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ 22,500 साल पहले था, साल भर में उन्होंने 10,000 कमाया, और तो उसका 10% आप में ऐड हो गया। ऐसे ही सर केस बी है। फिर सर केस ही सबसे ज्यादा प्यारा केस है। रीजन, सर सारे शेयर ही अपने पास है, MI वहां है ही नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, प्रेजेंटेशन वाइज आप कर सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट वर्किंग जैसे इंस्टीट्यूट ने कर रखी है ना, वैसे ही कर लें। और इसे हम उलझा रहे हैं एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, सर टाइम वेस्ट है। इतने पैराग्राफ इतनी स्टेटमेंट्स बना दोगे आप, चेक भी नहीं हो पाता वो ठीक से। आपको इसमें माइनॉरिटी को कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाने की क्या जरूरत है, दोनों दिन का शेयर कैपिटल और पी एंड एल पता ही है, वो ऐड करके उस पर परसेंटेज लगा दो, बात खत्म करते जाओ। ठीक है। तो ये सर आपके क्वेश्चन सारे हो गए हैं, अब एएस बचा है। अगली वीडियोस में एएस को कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही।